हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज की वीडियो में हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी देख लिया, प्लांट्स भी देख लिया, राइट। सो रेस्पिरेशन के बारे में तो हमने देख लिया, बट रेस्पिरेशन में भी दो चीजें आती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसके बारे में हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या, उसका डेफिनेशन हमने ब्रीफली देखा था। तो आज इसी वीडियो में दैट इज इसके बारे में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले, बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। तो शुरू करते हैं। तो रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे हम। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे खत्म होगा, राइट। अब इसमें करने क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन चीजें निकालेंगे कि कॉमन चीज क्या है इसमें। ओके, कॉमन चीज क्या है वो देखेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी बता देता हूं, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस, ये तो कॉमन है, ये तो कोई भी लिख सकता है, बट मेन चीज क्या है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनको हाईलाइट करेंगे हम। तो ये हाईलाइट क्यों कर रहे हैं बेसिकली हम, ये पॉइंट आप शॉर्टली भी लिख सकते हो कहीं भी, जिससे आप कभी भी शॉर्ट पीरियड में अगर आपको याद करना होगा तो ऐसा आप याद कर सकते हो। दैट इज जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको अगर याद करोगे तो उसके बाद इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें तो वैसे भी यूजुअली हम लिख सकते हैं। सो वो मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे, ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो, एंड उसके बाद हम रिकॉल करने वाले हैं जो भी डिफरेंशिएशन किया है। ओके, सो अब डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन से पहला पॉइंट लेते हैं, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ओके, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला गया। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोला गया, इस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोला है, क्योंकि इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। ओके, रेस्पिरेशन व्हिच इज विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, ये पहले पॉइंट में आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिखा है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जगह आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कैसे, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे लिख सकते हो, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, and the respiration that takes place in absence of oxygen is known as anaerobic respiration. Okay, so ये definition के हिसाब से आप differentiation करते हैं। the respiration that क्या बोल सकते हो, the respiration that takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and the respiration that takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. Okay, पहला पॉइंट समझ में आया। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब उसमें ऑक्सीजन है, उस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का भी रोल है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जिस रेस्पिरेशन में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रोल प्ले नहीं हो रहा है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये बात समझ में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इज नोन एज aerobic respiration, and the respiration that takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. So this was the first difference between aerobic and anaerobic respiration. ये बात समझ में है, पहला डिफरेंशिएशन समझ में है। अब दूसरा डिफरेंशिएशन बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। पर ही पता चल जाता है कि बोलना क्या चाहता है पॉइंट, दैट इज ये लाइन ये बोलनी चाहिए, दैट इज कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, दैट इज यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बात समझ में आई, दैट इज द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द लार्ज अमाउंट, and the energy produced in anaerobic respiration is in small amount. So the large amount of energy is produced in aerobic respiration and small amount of energy is produced in anaerobic respiration. इतना बात समझ में आया, दो पॉइंट समझ में आ गए। अब तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए, लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो लार्ज नंबर ऑफ एटीपीज जनरेट होंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपीज जनरेट होंगे। ये बेसिक सा चीज है। ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम,
कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसलिए ज्यादा अमाउंट में एटीपीज जनरेट होंगे, और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही तो बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है दैट इज स्मॉल अमाउंट में ही एटीपी जनरेट होंगे। ये बेसिक सा पॉइंट है, राइट। सो उसी के हिसाब से अभी देखते हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड अगला पॉइंट दैट इज इट जनरेट्स 36 to 38 एटीपीज एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इट जनरेट्स 2 एटीपीज एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या बताने की कोशिश कर रहा, मतलब यहाँ पर ज्यादा एटीपीज हो रहे हैं, ओके, यहाँ पर ज्यादा एटीपीज जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर कम एटीपीज जनरेट हो रहे हैं। ऐसा भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो दैट इज द एटीपीज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड, ओके, ये भी लिख सकते हो आप, दैट इज द एटीपीज जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन is on the large scale or in the large number, and the ATPs generated in anaerobic respiration is in the small number। इस तरीके से भी एक पॉइंट लिख सकते हो आप, राइट। अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं, जनरेट्स 36 to 38 ATPs as per the glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर बोला गया as per the glucose molecule, राइट। सो 36 से 38 ATPs जनरेट हो रहे हैं एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इतना याद रखो दैट इज 36 से 38 एटीपी जनरेट हो रहे हैं एट अ टाइम इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी जनरेट हो रहे हैं सिर्फ एट अ टाइम, ओके। इस तरीके से बोल सकते हो कि एट अ टाइम 2 ही एटीपी जनरेट हो रहे हैं एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। सो बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, दैट इज यहाँ पर 36 से 38 एटीपी जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी जनरेट हो रहे हैं। सो ये बड़ा डिफरेंशिएशन है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 से 38 एटीपी जनरेट होते हैं एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पर 2 एटीपी जनरेट होते हैं एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये थर्ड पॉइंट समझ में आपको, दैट इज generates 36 to 38 ATPs as per the glucose molecule, and यहाँ पर in anaerobic respiration it generates 2 ATPs as per the glucose molecule। इतना बात समझ में आया, ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स एंड पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। ओके, अभी ये पार्शियल ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, हमने डिस्कस किया पहले, राइट, याद आ रहा होगा तो, राइट। जो किसके प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, दैट इज आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा किसकी चीज की प्रेजेंस है, दैट इज ऑक्सीजन की। सो इसलिए कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एब्सेंस किस चीज का है, ऑक्सीजन का। सो यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। सो देखिए, सो बेसिक सा क्या है, दैट इज फोर्थ पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। अब फूड क्या आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। सो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स एंड पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है और उसकी वजह से 2 ही एटीपी जनरेट होते हैं एज पर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऐसे हम रिलेट करते हुए बोल सकते हैं। सो नॉर्मली इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, नॉर्मली क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इज जो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है उसका, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये 4 पॉइंट समझ में आए आपको, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए 4 पॉइंट ये समझ में आए आपको, राइट। सो ये 4 पॉइंट थे, दैट इज इट टेल्स अस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक्स प्लेस करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से 36 to 38 एटीपी जनरेट होते हैं, और उसके किसके वजह से हो रहा है सब कुछ, बिकॉज द फूड इज कंप्लीटली ब्रेकन डाउन, ओके। सो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो partial breakdown of food occurs, so small amount of energy is produced, so 2 ATPs are generated as per the glucose molecule। okay, ये बात समझ में आया। so यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर 36 से 38 ATPs जनरेट हो रहे हैं, एंड यहाँ पर 2 ATPs जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स एंड यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। ओके, ये 4 पॉइंट समझ में, राइट। अब देखिए इसके बाद 5वां पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, अब इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। देखिए, अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में अकर्स इन ओनली इन साइटोप्लाज्म। अब देखिए, ये साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अकर करता है।
अगर आप सर्च करके देखेंगे, सो जो लास्ट प्रोसेस है, जो लास्ट स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसके सारे के सारे पहले के प्रोसेस वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइट। अब हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हो रहा है सारी चीजें, राइट। सो ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ओके। सो द रेस्पिरेशन अकर्स, that is aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, and this occurs in this occurs only in cytoplasm, okay। इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, that is एक ही चीज कैसे लिखना है, that is occurs in mitochondria, occurs in cytoplasm, ओके। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट कॉमन आंसर आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हमने वैसे डिस्कस भी किया था। सो कैसे लिख सकते हैं, अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिया यहाँ पर, सो ऐसे लिख सकते हैं कि अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ओके। ये बात समझ में ऐसे भी लिख सकते हो। अब कॉमन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कैसे बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ओके। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब थर्ड लास्ट दैट इज 6th पॉइंट हमारा, all higher organisms such as mammals have this type of respiration and lower organisms or microorganisms such as bacteria and yeast have this respiration। अब देखिए जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनमें ये जैसे कि मैमल्स हो गए, ओके। सो ये मैमल्स क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स है। जो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी सीन इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स, ओके। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, दैट इज लोअर ऑर्गेनिज्म, जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो, सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट have this type of respiration, मतलब anaerobic respiration, okay। So aerobic respiration is occurred or can be seen in all higher organisms such as mammals, and anaerobic respiration can be seen in lower organisms which are called microorganisms, okay। We can call them as microorganisms also। So lower organism और microorganisms such as bacteria and yeast, okay। ये बात समझ में आ गया। So एरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है सच एज मैमल्स, और एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो इसको, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन हायर ऑर्गेनिजम्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। इतना बात समझ में आएगा, सिंपल सा पॉइंट था, ओके। 7th पॉइंट, अब देखो पूरा प्रोसेस हो रहा है, अब इक्वेशन के थ्रू भी देखने वाले हम कि कैसा प्रोसेस हो रहा है सब कुछ। अब एंड प्रोडक्ट्स क्या है, पूरा प्रोसेस हो गया, एंड प्रोडक्ट्स तो आएंगे, ओके। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, फिर CO2 and H2O, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 and H2O, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या है, डायरेक्टली देखा जाए तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। अब डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं और डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इस इक्वेशन में आपको सिर्फ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, एंड एनर्जी तो कॉमन है, राइट। सो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड तो नहीं दिख रहा। सो अब डिफरेंट प्रोसेसेस में जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। सो हम इनडायरेक्टली देखा जाए तो डिफरेंट प्रोसेसेस में कभी इथेनॉल आएगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कभी लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी आएगा, जो हमने देखा था, राइट।